जय हिंद सभी को। राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड एटलस देखने वाले हैं। तो वर्ल्ड एटलस में हमारा टॉपिक चल रहा था एशिया महाद्वीप। मैं एशिया महाद्वीप का आपको पॉलिटिकल मैप समझा चुका था कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों की कैपिटल क्या है। ठीक है, साथ में अपन ने देखा था कि एशिया में कौन कौन से देश लैंडलॉक हैं, यूएसएसआर क्या है। साथ में अपन ने फिजिकल मैप में देखा था कि एशिया में कौन कौन से पर्वत हैं, एशिया की हाईएस्ट पीक क्या है। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने देखा था कि एशिया में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। तो जिन लोगों के इतने टॉपिक छूटे हुए हैं वो पुराने वाले वीडियो देख लें तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। आज हम एशिया महाद्वीप का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एशिया की नदियाँ, यहाँ की रिवर्स। यदि मैं एशिया की नदियों की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी यहाँ पर मैप में दी हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, उसका नाम है यांगसी। यांगसी नदी। यांगसी नदी की खासियत है, यांगसी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। यांगसी नदी नाम से ही लग रहा है चाइनीज नाम। तो यांगसी नदी जो बहती है वो बहती है चाइना में, चीन देश में बहती है। यांगसी नदी का जो उद्गम है वो है तिब्बत का पठार, और यांगसी नदी जाकर गिर जाती है चाइना सी में। ठीक है, चाइना सागर या चीन सागर में जाकर यांगसी नदी गिर जाती है। तो यांगसी नदी चीन में बहती है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर, निकलती है तिब्बत से, गिरती है चाइना सी से। देखो, नदियाँ पढ़ने से पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि विश्व में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन अपन को वो नदियाँ कवर करनी है जो इम्पोर्टेंट है। यांगसी नदी के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट नदी है, उसका नाम है होंगो नदी। दूसरी नदी है होंगो नदी। होंगो नदी नाम, होंगो नदी की पहली बात तो दूसरा नाम है होंगो नदी का, इसी को बोलते हैं येलो रिवर। येलो रिवर या हिंदी में बोलते हैं पीली नदी। होंगो नदी का ही दूसरा नाम है पीली नदी। ठीक है ना। और होंगो नदी की खासियत है कि भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है ना, उसी समय चीन में एक सभ्यता थी जिसका नाम था होंगो नदी की सभ्यता। तो भारत में जब सिंधु सिविलाइजेशन था उसके समकालीन, उनके समकालीन चाइना में होंगो नदी पर कौन सी सभ्यता थी? होंगो नदी की सभ्यता थी। और मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता के समकालीन, ठीक है ना, 3 सभ्यताएं थीं। बाद में जब सिंधु सभ्यता थी उस समय विश्व में 3 सभ्यता थी। उनका कोड है महान। तो माँ से है मेसोपोटामिया की सभ्यता, हा से है होंगो नदी की सभ्यता जो होंगो नदी के किनारे थी, और ना से है नील नदी की सभ्यता। तो होंगी नदी का ही दूसरा नाम है पीली नदी। यदि मैं होंगो नदी की बात करूं, होंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन का क्या कहते हैं? शोक या सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। तो होंगो नदी की खासियत समझ में आई। होंगो नदी का दूसरा नाम है येलो रिवर। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यहाँ पर होंगो नदी की सभ्यता थी, और इसे चीन का शोक कहते हैं। इसके बाद अगली नदी पर चलते हैं। यहाँ पर 3 नदी आपको दिख रही होंगी। 3 नदी हैं जो रूस में बहती हैं। एक का नाम है लीना, एक का नाम है ओब, और एक का नाम है एनेसी। तीनों के नाम आपको याद रहेंगे, बड़े आसान है, लीना, ओबे, एनेसी। इन तीनों नदियों की खासियत है कि तीनों को 3 नदियाँ बहती हैं रूस में। किस देश में बहती हैं? रूस में। और यहाँ आप मैप में देखोगे कि तीनों को तीनों नदियाँ जाकर गिरती हैं आर्कटिक सागर में। ठीक है ना। तो तीनों को तीनों नदियाँ बहती हैं रूस में और गिरती कहाँ पर? आर्कटिक सागर में। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप की कौन सी नदियाँ हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तो आंसर है लीना, ओबे और एनेसी। किस देश में बहती हैं? तो जो बहती हैं रूस में। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। ऐसे ही रूस में एक नदी और यहाँ पर दी हुई है, कोलिमा नदी। ठीक है ना। कोलिमा मैंने पर्वत भी बताया था, तो वहीं पर कौन सी नदी है? कोलिमा नदी भी है। आगे देखते हैं
तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिवर दी हुई है जिसका नाम है मैकांग नदी। मैकांग बड़ी इम्पॉर्टेंट नदी है। मैकांग नदी की खासियत आप समझना, जो मैकांग नदी है वो निकलती है तिब्बत से, तिब्बत के पठार से निकलती है मैकांग नदी। और मैकांग नदी निकलती है तिब्बत के पठार से और गिरती है साउथ चाइना सी में। निकलती है तिब्बत के पठार से, गिरती है साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में। लेकिन मैकांग नदी की खासियत है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों में होकर बहने वाली नदी, सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी जो है वो है मैकांग नदी। और मैकांग नदी जिन देशों से बहती है उनका कोड है चला मैं थके बिना। इन देशों से होकर मैकांग नदी बहती है, चला मैं थके बिना। तो चा से नाम है चीन, मैं बता चुका था पहले। ला से नाम है लाओस, मा से नाम है म्यांमार, था से नाम है थाईलैंड, का से नाम है कंबोडिया और बा से नाम है वियतनाम। तो मैकांग नदी निकलती है तिब्बत से, गिरती है साउथ चाइना सी में और एशिया के सबसे अधिक देशों से होकर बहती है। और जिन देशों से होकर बहती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मैकांग नदी निम्नलिखित में से किन देश से होकर नहीं बहती। तो जिन देशों से होकर बहती उनका कोड है चला मैं थके बिना। चा से चीन, ला से लाओस, मा से म्यांमार, था से थाईलैंड, का से कंबोडिया और बा से वियतनाम। तो एक इम्पॉर्टेंट नदी थी जिसका नाम था मैकांग नदी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नदी थी जिसका नाम है इरावदी नदी। तो इरावदी मतलब इरादे, इरावदी मतलब इरादे याद रखने के लिए। और सबसे अच्छे इरादे होते हैं माँ के, और माँ से हमेशा मैं एक देश याद कराऊंगा जिसका नाम है म्यांमार। तो इरावदी नदी किस देश में बहती है? तो इरावदी नदी बहती है म्यांमार में। तो इरावदी मतलब इरादे और सबसे अच्छे इरादे होते हैं माँ के। तो इरावदी नदी बहती है म्यांमार में। बाकी तो यहाँ पर गोदावरी दी है, गंगा दी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन सबको अपन जब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सबको अपन देखेंगे। साथ में दो इम्पोर्टेंट नदियाँ और हैं यहाँ पर दी हुई हैं। एक नदी दी हुई है दजला नदी और एक नदी दी है फरात। दजला और फरात। दजला का जो नाम है, दजला का दूसरा नाम है वो है टिग्रिस। दजला का नाम है टिग्रिस और जो फरात का पुराना नाम है वो है यूफ्रेटिस। ठीक है ना। दजला का नाम है टिग्रिस और फरात का नाम है यूफ्रेटिस। दोनों की एक जैसी खासियत है, लग भी रही है दजला फरात जैसे बहने हों। तो दजला का नाम है टिग्रिस और फरात का नाम है यूफ्रेटिस। जो दजला और फरात नदी हैं वो निकलती हैं, दोनों का ओरिजिन है टर्की से है और टर्की के पर्वत का नाम है टॉरस। टर्की किस पर्वत से निकलती है? टॉरस, दोनों नदियाँ। और साथ में दोनों जो नदियाँ हैं दजला और फरात, वो जाकर गिरती हैं फारस की खाड़ी में। जाकर गिरती कहाँ है? फारस की खाड़ी में, बे ऑफ फारस। तो दोनों निकलती हैं टर्की के टॉरस पर्वत से, बताया था मैंने टॉरस पर्वत के बारे में, और जाकर गिरती हैं फारस की खाड़ी में। और दजला और जो फरात नदियाँ, दोनों ही नदियाँ इराक की प्रमुख नदियाँ हैं। दजला और फरात दोनों नदियाँ कहाँ की प्रमुख नदी हैं? इराक की प्रमुख नदी हैं। और इन्हीं नदियों के किनारे से, दजला नदी के किनारे से आया था भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो भारत का लकी नंबर 7 है, जो भी होगा नंबर 7 आएगा। तो 712 AD में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो आया था वो कासिम आया था, कासिम। तो जो कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया था वो किस नदी के किनारे से आया था? दजला। तो अपन ने एशिया की प्रमुख नदियाँ देख ली। तो एशिया की जो सबसे प्रमुख नदी है, एक बार फिर से बता देता हूँ, वो है यांगसी। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है, निकलती है तिब्बत पठार से, गिरती है चाइना सी में। होंगो नदी का दूसरा नाम है पीली नदी, इसे चीन का शोक कहते हैं। 3 नदियाँ हैं, लीना, ओबे, एनेसी, तीनों गिरती हैं आर्कटिक सागर में। ठीक है ना। इरावदी नदी, सबसे अच्छे इरादे हैं माँ के, तो इरावदी नदी बहती है म्यांमार में। तो दजला फरात के नाम है टिग्रिस, यूफ्रेटिस। ठीक है ना। और दोनों निकलती हैं टर्की के टॉरस पर्वत से, गिर जाती हैं फारस की खाड़ी में। और सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है वो है मैकांग नदी। और मैकांग नदी का कोड है चला मैं थके बिना। चीन, ला से लाओस, ठीक है ना, चला मा से क्या? म्यांमार, था से थाईलैंड, का से कंबोडिया और बा से वियतनाम। इन देशों से होकर बहती है।
तो अगला टॉपिक देखते हैं पठार। अगला टॉपिक देखते हैं पठार, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाटू। तो पहली बात तो पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। जो पर्वत या माउंटेन होते हैं उनका जो आधार है वो समतल होता है, जबकि जो उनका टॉप होता है वह नुकीला होता है, शीर्ष नुकीला होता है। जबकि जो पठार होते हैं इनका आधार भी समतल होता है और इनका जो टॉप है वह भी क्या होता है, समतल होता है। तो पर्वत जो है, पर्वत का आधार समतल होगा और जो टॉप है वह नुकीला होगा। पठार का आधार भी समतल होगा और टॉप भी समतल होगा। और साथ में पर्वत की जो ऊंचाई है वह अधिक होगी और पठार की जो ऊंचाई हाइट है वह क्या होगी, कम होगी। ये पर्वत और पठार में अंतर है। जो एशिया के पर्वत थे मैं उनके बारे में आपको पहले ही बता चुका था। तो अपन अब यहाँ के पठार देखते हैं। यदि मैं एशिया के पठार की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट पठार है पामीर का पठार। और यदि मैं पामीर के पठार की खासियत की बात करूं तो जो पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है। इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। इसे विश्व की छत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत, कई बार पूछा गया है। और साथ में पामीर के पठार का ही हिस्सा है काराकोरम श्रेणी। हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है वह किसका हिस्सा है, पामीर का पठार। और काराकोरम श्रेणी के बारे में मैंने बताया था, काराकोरम श्रेणी में ही आता है केटू। केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी का हिस्सा है हिंदू कुश पर्वत। इसी पठार का हिस्सा है हिंदू कुश पर्वत। इसी पठार का हिस्सा है सुलेमान पर्वत और इसी पठार का हिस्सा है किरथर पर्वत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर, ऊंचाई है 4875 मीटर। विश्व की छत कहते हैं काराकोरम, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर, सब इसी के हिस्से हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मध्य साइबेरियन पठार। वो साइबेरिया क्षेत्र वैसे रूस में आता है। जो रूस का हिस्सा एशिया में आता है उसे साइबेरिया बोलते हैं। तो मध्य साइबेरिया पठार किस देश में होगा, रूस में होगा। सीधा इतना क्वेश्चन आएगा कि किस देश में है, तो रूस में है। यहाँ पर एक दिया है मंगोलियाई पठार। तो मंगोलियाई जो पठार है वो नाम से या मंगोलिया मतलब मंगोलिया में है और प्लस चीन में है। तो मंगोलिया और चीन में जो पठार फैला है उसका नाम है मंगोलियाई पठार। जो टकला मकान है पठार है वो फैला है चीन में। तो भारत के टकले पर कौन सा देश बैठा है, चाइना बैठा है। इसी टकला मकान जो पठार है वो फैला है चीन में। यहाँ पर एक पठार दिया है पोतबार का पठार। अच्छा आप बताओ, अपने बेटे का बेटा होगा उसे पोता बोलेंगे, अपने बेटे को पोता बोलेंगे। और भारत का बेटा है पाकिस्तान, मतलब भारत का जो पोता है वह पाकिस्तान है। इसलिए पोतबार का जो पठार है वह किस देश में आता है, पाकिस्तान में। ये देश सीधे पूछेगा किस देश में है, तो पोतबार का पठार जो है वह कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक दिया है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ पर आता है, चीन में आता है। तिब्बत का पठार है चीन में। एक दिया है यूनान पठार। तो यूनान पठार भी कहाँ पर है, चीन में है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मध्य साइबेरियन पठार रूस में है। मंगोलिया में नाम में ही आ रहा है मंगोलिया, इसी मंगोलियाई पठार मंगोलिया और चीन में है। टकला मकान, तो भारत के टकले पे बैठा है चीन, तो टकला मकान प्लाटू कहाँ पर है, चीन में है। इसके बाद तिब्बत का पठार चीन में है। यूनान, कंफ्यूज नहीं होना, यूनान नहीं जाना अपन को, एथेंस यूनान नहीं जाना। यूनान जो पठार है वो कहाँ पर है, चीन में है। तो भारत का पोता कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो पोतबार पठार कहाँ पर है, पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पर एक पठार दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है सान पठार। जब मैं पर्वत बता रहा था तो मैंने बताया था कि जिन भी पर्वत के लास्ट में सान आते हैं वह सब पर्वत चीन में होते हैं। लेकिन सान पठार याद रखना, सबसे बड़ी सान है माँ की। सबसे बड़ी सान किसकी है, माँ की। और माँ मतलब कौन सा देश, म्यांमार। तो सान पठार किस देश में आता है, म्यांमार। नीचे लिखा कोरात पठार। तो कोरात पठार आता है थाईलैंड में। कोरात पठार कहाँ आता है, थाईलैंड, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक पठार लिखा है ईरान का पठार। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ईरान का पठार कहाँ पर होगा, ईरान में होगा। और यहाँ पर लिखा है अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, टर्की में।
टर्की देश में जो भी चीज़ें होती हैं वो आ से होती हैं। टर्की का लकी नंबर आ है। आ से हो गया, यहाँ पठार है अनातोलिया। टर्की की राजधानी आ से है अंकारा। तो टर्की आपको आ से याद रखना है। तो टर्की की राजधानी आ से अंकारा और आ से यहाँ पठार है अनातोलिया का पठार। तो बन जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का पठार। इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। इसे विश्व की छत कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मध्य साइबेरियन रूस में। पोतबारो का पठार कहाँ? पाकिस्तान में। यूनान पठार चीन में। शान जिन पर्वत के लास्ट में आएगा, पर्वत होते हैं कहाँ? चाइना में। लेकिन यदि शान पठार पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी शान है माँ की, और माँ मतलब म्यांमार। तो आ वाली चीज़ें कहाँ पर आती हैं? टर्की में। तो अनातोलिया पठार कहाँ पर है? टर्की में। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रायद्वीप, या इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। यदि मैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला की बात करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायद्वीप है उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। जो अरब प्रायद्वीप है उसकी पहली खासियत है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कोई है तो वह अरब प्रायद्वीप है। जो अरब प्रायद्वीप है वह सऊदी अरब नाम से ही आ रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद ओमान, कतर और कुवैत, इन सब देशों में फैला है। मैंने देश के बारे में बता चुका था पहले ही। सब वेस्टर्न एशिया के देश हैं। तो जो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत, इन सब देशों में फैला है। जो अरब प्रायद्वीप है वह फेमस है पेट्रोलियम के लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वह अरब प्रायद्वीप से निकाला जाता है। तो अरब प्रायद्वीप फेमस है पेट्रोलियम के लिए। यहीं से भारत पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। और मैंने आपको एक मरुस्थल बताया था, रब अल खाली। आप देखना, जब मैंने मरुस्थल पढ़ाए थे तो मैंने एक मरुस्थल बताया था, रब अल खाली। जो रब अल खाली मरुस्थल है वह भी किस प्रायद्वीप में आता है? वह भी अरब प्रायद्वीप में आता है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रायद्वीप दिया इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मलाया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप दिया है? मलाया प्रायद्वीप। इसको याद रखने के लिए आप याद रखना, आपने नाम सुना होगा कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला का नाम है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली हैं मलाला यूसुफजई, जिनको शांति का नोबेल मिला था। तो इनने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया। तो सब ने ठीक है ना, इतना बड़ा काम कर दिया। तो इनका मतलब माथा बहुत चला, इनका दिमाग बहुत चला। इसलिए माँ से मलेशिया और था से थाईलैंड। मलेशिया और थाईलैंड में कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप। तो मलाला यूसुफजई याद रखना, सबसे कम उम्र में नोबेल पाया। तो इनका दिमाग बहुत चला, दिमाग मतलब माथा, इसलिए माँ से मलेशिया और था से थाईलैंड। और मैंने अभी आपको एक पठार बताया था जिसका नाम था कोरात। कोरात का जो पठार है वह भी मलाया प्रायद्वीप में आता है। कोरात का पठार कहाँ आता है? मलाया प्रायद्वीप में आता है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रायद्वीप है जिसका नाम है हिंद चीन प्रायद्वीप। अगला इम्पॉर्टेंट प्रायद्वीप है हिंद चीन प्रायद्वीप। और हिंद चीन जो प्रायद्वीप है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप इंडिया और चीन के बीच लगाओ। हिंद चीन जो प्रायद्वीप है वो है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो हिंद चीन प्रायद्वीप, ठीक है ना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में फैला है। बन जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर प्रायद्वीप दिया है जिसका नाम है गाटुंग प्रायद्वीप। गाटुंग प्रायद्वीप, ठीक है ना। तो गाटुंग प्रायद्वीप याद रखना जी, चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। कौन सा प्रायद्वीप? गाटुंग प्रायद्वीप। इसके बाद एक प्रायद्वीप दिया है क्वालून। क्वालून जो प्रायद्वीप है, चाइना वाले बोलते हैं ना का लेना है आपको, हर एक चीज़, हर एक माल चाइना में मिल जाएगा। तो का लेना है। तो कालून पर्वत भी कहाँ पर आता है? कालून प्रायद्वीप भी कहाँ पर आता है? चीन में आता है। एक इसके बाद है प्रायद्वीप जिसका नाम है कमचटका।
कमचटका इम्पॉर्टेंट है, कमचटका है रूस का। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ का है? रूस का है। एक यहाँ पर दिया है तैमर, तैमर, तैमर प्रायद्वीप भी कहाँ पर आता है? रूस में आता है। तो तैमर और कमचटका दोनों रूस में आते हैं। गाटुंग चीन में आता है। क्वालून कहाँ आता है? चीन में आता है। और हिंद चीन प्रायद्वीप साउथ ईस्ट एशिया में आता है। बन जाएगा। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है। बन जाएगा। बाकी दक्कन का प्रायद्वीप तो सबको पता है कहाँ पर आता है, भारत में आता है। तो ये सब एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप या पेनिनसुला थे।